हेलो दोस्तों, मैं अनमोल रतन श्रीवास्तव न्यू इंडियन एरा के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूँ। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो स्टडी किया था ना, उसमें हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी के जितने मैक्सिमम पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते थे वो सारे के सारे हम लोगों ने स्टडी कर रखे थे। ठीक है, और उम्मीद आपसे यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, क्योंकि आपको सीईटी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है ना, तो सीईटी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए आपको प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आपके लिए एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, और आपको क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन लगेंगे, हाँ ये मैंने पढ़ के रखा है और ये मेरा पढ़ा हुआ क्वेश्चन आया है। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके लेवल पे नहीं छोड़ा गया है जो आपके यहाँ पूछा जाए और आप ना पढ़ के रखे हो। हाँ, थोड़ा सा डिजिट इधर उधर हो सकता है लेकिन मॉडल सेम रहेगा। डन है? तो आपसे उम्मीद करते हैं आप वीडियोस को पूरा पूरा देखते होंगे और प्रैक्टिस करते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, इस चैप्टर में होता क्या है, अभी तक हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ा है वो स्टार्ट कहाँ से किया है? स्टार्ट हमने कुछ ऑब्जेक्ट से कर रखे। हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट थे, सपोज मेरे पास कुछ नहीं था, मैं खाली हाथ लाया था, मेरे पास सिर्फ एक पेन है, बस एक पेन है मेरे पास। ठीक है, और मैं इस पेन से स्टार्टिंग कर रहा हूँ। ठीक है, अपने पास एक पेन है और एक कुछ और दूसरा ऑब्जेक्ट है, उन दोनों ऑब्जेक्ट को मैंने आपस में रब करना स्टार्ट किया, इन दोनों ऑब्जेक्ट को मैंने रब करना स्टार्ट किया। और जब मैंने ऑब्जेक्ट को रब करना स्टार्ट किया तो रबिंग के प्रोसेस से क्या होगा, किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया वो पॉजिटिव और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया वो कैसा हो गया, निगेटिव हो गया। यहां से अपने पास पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट आ गया। दूसरा प्रोसेस रहा इंडक्शन। दोनों में डिफरेंस क्या रहा, जो रबिंग प्रोसेस था इसमें फिजिकल कांटेक्ट तो हुआ, दोनों चार्ज एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, फिजिकली कांटेक्ट में आए। बट इंडक्शन प्रोसेस में क्या हुआ, इंडक्शन प्रोसेस में कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे के फिजिकली कनेक्शन में नहीं आता है, दूर से ही एक दूसरे को चार्ज करते हैं। ठीक है, इंडक्शन प्रोसेस में होता क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को दूर से ही चार्ज करते हैं। डन है? और जब दूर से ही चार्ज करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंडक्शन। वहां से भी अपने पास टू टाइप्स के चार्ज निकले, पॉजिटिव और निगेटिव। तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई। चार्ज को रख करके फिर जब हमने स्टडी करना स्टार्ट किया तो फिर हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमने ये भी देखा कि चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, जहाँ पे कूलॉम्स लॉ एक्सप्लेन किया गया। फिर चार्ज से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर सरफेस से लिंक करवाया गया तो फिर वो क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गई, है ना। इस तरीके से गॉस थ्योरम वगैरह सारी चीजें हम लोगों ने स्टडी करी। लास्टली क्या हुआ कि हम लोगों ने उस चार्ज को रन करवाना स्टार्ट किया, क्योंकि चार्ज अभी तक हम रख करके स्टडी कर रहे थे, अब चार्ज को मूव करवाना स्टार्ट करेंगे। चार्ज को क्या करेंगे, मूव करवाएंगे। और चार्ज को जब मूव करवाना स्टार्ट किया तो हमने करंट को पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट को, पोटेंशियल, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। बट जब इसके आगे डिस्कवरी की गई ना, किस टाइम की बात है ये, 1820 की बात है। किस टाइम की बात है, 1820 की बात है। ठीक है, तो आइएगा देखते हैं हम लोग, 1820 की बात है। 1820 की बात है। ठीक है, अपने पास एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था ऑस्टर्ड। ठीक है, साइंटिस्ट का क्या नाम था, ऑस्टर्ड। ऑस्टर्ड एक साइंटिस्ट थे, ये बैठ के ऐसे ही थोड़ा सा खुराफात कर रहे थे। खुराफात इन द सेंस, ये अपनी डिस्कवरी लैब में बैठे हुए थे और लैब में इन्होंने क्या लिया, एक करंट का वायर लिया, एक वायर लिया और उसमें इन्होंने आई करंट फ्लो करवा दिया। इसी के पास इन्होंने एक मैग्नेटिक निडल रखा था। क्या रखा था, मैग्नेटिक निडल रखा था। और मैग्नेटिक निडल होता क्या है, मैग्नेटिक निडल की ये प्रॉपर्टी होती है, जब मैग्नेटिक निडल को आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में लेकर के जाते हो तो इसमें जो पिन लगा होता है ना, पॉइंटर होता है, वो पॉइंटर डिफ्लेक्ट हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। मतलब मैग्नेटिक निडल में तभी डिफ्लेक्शन होगा जब वहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो मैग्नेटिक निडल में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो ये 1820 की बात है। अपने साइंटिस्ट थे कौन, ऑस्टर्ड। ऑस्टर्ड बैठ कर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने एक वायर लिया और उस वायर में करंट फ्लो किया और उसी के पास इन्होंने एक मैग्नेटिक निडल रखा। ये मैग्नेटिक निडल में इन्होंने देखा क्या ना, कि डिफ्लेक्शन मिल रहा है। मैग्नेटिक निडल में क्या मिल रहा है, डिफ्लेक्शन मिल रहा है। ऑस्टर्ड तो सॉक्ड, अरे यहाँ पे मैंने कोई मैग्नेट रखा ही नहीं या मैग्नेटिक फील्ड रखा ही नहीं, तो मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन आया कहाँ से? क्योंकि मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन तभी आ सकता है जब वहां कहीं क्या हो, आसपास मैग्नेटिक फील्ड हो। अब ये थोड़ा सॉक्ड हुए, इन्होंने फिर से एक्सपेरिमेंट किया और अगेन एक्सपेरिमेंट किया। तो इन्होंने देखा क्या कि नहीं, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है ना, उस इलेक्ट्रिक करंट के चारों तरफ क्या जनरेट हो जाता है, इस इलेक्ट्रिक करंट के चारों तरफ क्या जनरेट हो जाता है, मैग्नेटिक
फील्ड जनरेट हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंट किसने किया? ऑस्टर्ड ने किया। कब किया? 1820 में किया। तो इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ये डिस्कवरी किसने किया था? ऑस्टर्ड ने किया था। कब किया था? 1820 में किया था। और इन्होंने बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है, किसका? मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है ना, इसका जो डायरेक्शन होता है, ये डायरेक्शन इन्होंने कहा कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है ना, उसके ठीक परपेंडिकुलर, अगर करंट आपका स्ट्रेट जा रहा है, करंट आपका कैसा है? लीनियर है ना, एक स्ट्रेट करंट जा रहा है, तो उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। बोले तो उसके चारों तरफ क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। और इन्होंने इस डायरेक्शन को बताने के लिए किसका यूज किया? राइट हैंड थंब रूल का यूज किया। इसकी डायरेक्शन को बताने के लिए इन्होंने किसका यूज किया? राइट हैंड थंब रूल का यूज किया। कौन सा यूज किया? राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल? राइट हैंड थंब रूल। ऑस्टर्ड ने एक्सपेरिमेंट कब किया? 1820 में किया। और इन्होंने क्या बताया कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो उसके चारों तरफ क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है, और ये उस करंट कैरिंग वायर के ठीक परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अगर आपका वायर कैसा है? स्ट्रेट है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसके चारों तरफ कैसा होगा? सर्कुलर होगा। अगर आपका, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका वायर कैसा है, वायर अगर आपके पास कैसा है, वायर अगर आपका स्ट्रेट है, ठीक है, वायर आपका कैसा है? स्ट्रेट है, ठीक है, स्ट्रेट है, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड एमएफ का डायरेक्शन जो होगा ना, ये एमएफ का डायरेक्शन कैसा होगा? इसके ठीक परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा। और कैसा होगा? सर्कुलर होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर एंड सर्कुलर होगा। कैसा होगा? सर्कुलर होगा, ठीक है, सर्कुलर होगा, ठीक बच्चे। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि अगर मैं एक स्ट्रेट ऐसे किसी वायर का सिलेक्शन करता हूं जिसमें करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है, तो राइट हैंड थंब रूल कहता है कि करंट की डायरेक्शन में आप अपने थंब को रखोगे, बाकी के 4 फिंगर्स को आप जिस तरीके से फोल्ड करोगे, वो 4 फिंगर आपके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेंगे, ठीक है। तो अगर आप कुछ इस तरीके से ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए इस वायर में करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है और अपने थंब को आप करंट की डायरेक्शन में रख रहे हो, तो बाकी के 4 फिंगर्स जिस तरीके से ऐसे फोल्ड होते हैं ना, ऐसे उस तरीके से इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। और यह है क्या? इसके परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। तो ऑस्टर्ड ने यहाँ से कहा कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो उस वायर के चारों तरफ क्या होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, और उसका डायरेक्शन हम कहाँ से निकाल सकते हैं? राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। डन है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग समझ लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या है बच्चे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है भाई? आप लोगों ने बचपन से ही मैग्नेट के साथ खेला होगा ना, बहुत भयानक। कहीं मार्केट जाते थे या किसी भी बाजार में आप जाते थे, तो वहां से अगर शॉप पे आपको मार्केट में मैग्नेट दिख जाता था, तो आप मैग्नेट को बहुत खुशी से खरीदते थे। और एक मैग्नेट तो ऐसे आता था, उसको आप उछालो तो उसमें आवाज़ भी आती थी ना। 2 मैग्नेट ऐसे छोटे छोटे आते थे, उनको आप उछालो और जब वो आपस में कनेक्ट होते थे तो उसमें आवाज़ भी आती थी। बहुत सारे बच्चों ने ऐसे मैग्नेट के साथ खेला होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली होता क्या है? मैग्नेटिक फील्ड से होता क्या है कि जब अपने पास कोई मैग्नेट अगर है ना, मान लिया ये अपने पास एक मैग्नेट है, मैग्नेट में ध्यान से समझिएगा, मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है, ठीक है। और इस मैग्नेट से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। मैग्नेट से क्या निकलती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। डन है। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल करके साउथ की तरफ जाती हैं। कहाँ जाती हैं? नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ जाती हैं? नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। आउटसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड द मैग्नेट मूव करती हैं। डन है। ये ध्यान रखिएगा बच्चे, मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ है, बट इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। इनसाइड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज साउथ टू नॉर्थ, ठीक है।
ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर किसी टाइम पर इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो टेंजेंट उस टाइम पर उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, अगर आप किसी टाइम पे उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे कोई टेंजेंट आप ड्रॉ करते हो तो वो पर्टिकुलर उस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी होती है ना, वो पोल पे, ये जो पोल है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पे डेंसिटी हाई होती है। लेकिन जैसे जैसे आप पोल से दूर जाते हो, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। आउटसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ है, बट इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है ना, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब किसी सरफेस से लिंक हो जाती है ना, तो इन्हीं को मैग्नेटिक फ्लक्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब किसी सरफेस से लिंक होती हैं, जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आपने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर किसी सरफेस से लिंक हो गई तो उनको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। ऐसे ही यहाँ पे अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से लिंक हो जाती हैं तो इनको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अगला अपने पास क्या कॉन्सेप्ट आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का आता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी समझ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए कंडीशन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर किसी सरफेस से लिंक हो गई तो उसी को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका जो यूनिट होता है ना मैग्नेटिक फ्लक्स का, इसके यूनिट से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, यूनिट से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यूनिट क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है ना, वो वेबर पर मीटर होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि सरफेस से ये लिंक होंगी तो क्या हो जाएगा इसका यूनिट, वेबर पर मीटर स्क्वायर, या ये इसका हो गया एमकेएस यूनिट। ठीक है, लेकिन अगर इसके हम सीजीएस यूनिट की बात करें, इसकी हम सीजीएस यूनिट की बात करें, ठीक है या इसका अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, ये एमकेएस यूनिट है। ठीक है, एमकेएस यूनिट है। अगर इसके हम एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट, ठीक है, तो टेस्ला होता है, क्या होता है, टेस्ला होता है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है। लेकिन अगर इसके हम सीजीएस यूनिट की बात करें ना, सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट इसका होता है गॉस। क्या होता है, गॉस होता है। इसके सीजीएस यूनिट क्या होती है, गॉस होती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स आई थिंक आपको समझ में आएगा कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से लिंक हो जाती हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे, या कहीं कहीं इसी को मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी बोला गया है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन अगर बोला जा रहा है तो भी आप मैग्नेटिक फ्लक्स ही समझेंगे। इसकी जो यूनिट होती है एमकेएस में, वो वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है, और एसआई यूनिट क्या होता है इसका, टेस्ला होता है, जबकि सीजीएस यूनिट क्या होता है, गॉस होता है। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली यूनिट से यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस थे, तो वो मैंने आपको बता रखा है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, थोड़ा सा और डिटेल जानते हैं। देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, और पोल पे ना, पोल पे इनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। जैसे जैसे आप पोल से दूर जाते हो इनकी डेंसिटी कम होती जाती है ना। और आउटसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज नॉर्थ टू साउथ, बट इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज साउथ टू नॉर्थ होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर मेरे पास कोई एक चार्ज है, सपोज एक छोटा सा चार्ज है, वो छोटा सा चार्ज किसी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर गया, है ना, रजिया गुंडों में फंस गई। ठीक है, अगर अपने पास एक छोटा सा चार्ज है और वो छोटा सा चार्ज किसी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर गया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, उसको लगातार फोर्स लगा के घुमाते रहेंगे ना, घुमाते रहेंगे, बार बार घुमाएंगे, है ना। तो फोर्स अगर हम बात करें, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, समझिएगा, फोर्स क्या लगेगा उस पर, मैग्नेटिक फील्ड में जैसे एंटर करेगा ना तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा ना। तो बात करते हैं फोर्स ऑन अ चार्ज, फोर्स ऑन अ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, ये अपन को डिफाइन करनी है। ठीक है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर गया तो समथिंग वेलोसिटी से मूव करेगा। ठीक है, तो यहां आप आगे ऐड कर सकते हो क्या, मूविंग विद अ वेलोसिटी, मूविंग विद वेलोसिटी,
v। अगर कोई एक चार्ज है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और वो किस में एंटर कर गया है, एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर गया है ना, मतलब रजिया गुंडों में फंस गई, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या लगाएंगे, उस पर एक फोर्स लगाएंगे और फोर्स लगा करके क्या करेंगे, उसको बार बार मूवमेंट करवाएंगे, तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, v क्रॉस b। ठीक है, और f क्या है, आपका वेक्टर क्वांटिटी है। डन है। और इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, F इज इक्वल टू क्यू इंटू, आप क्रॉस हटाते हो तो क्या लगाते हो, साइन थीटा, और डॉट हटाते हो तो क्या लगाते हो, कॉस थीटा। तो अपने पास क्या हो जाएगा, v इंटू बी, वी बी साइन थीटा हो जाएगा ना, क्योंकि क्रॉस हट रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। और ये अपने पास फार्मूला हो गया कि अगर कोई चार्ज किसी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, v क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। अगर कोई एक चार्ज किसी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है तो उस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा लगेगा। डन है। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा कि चार्ज पे फोर्स, जैसे देखिए ये अपने पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और ये चार्ज जब इसके बीच में एंटर करेगा ना तो इस पे एक फोर्स लगेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगे, इस पे फोर्स लगाएंगे, और उस फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू वी बी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, और जहां भी आपको नहीं समझ में आएगा आप प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया या कोई डाउट है आपको, है ना, मैं उसके लिए स्पेशली अलग से आपको वीडियो दे दूंगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम लोग आपके लिए पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, बस आपका सिर्फ फर्ज बनता है आप पूरी मेहनत से आप पढ़ाई करो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्योंकि अगर हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो उम्मीद यही होती है कि आप भी अपने लिए उतना ही मेहनत करोगे जितना आपको क्वालिफाई होने के लिए चाहिए। ठीक है तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला बात करते हैं बायो सेवर्ट लॉ की। ठीक है, बायो सेवर्ट लॉ, बच्चे जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दो। ठीक है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये चीज़ें पहुंच सके। ठीक है, और आपके कंपटीशन बढ़े, है ना, अच्छा लगेगा बायो सेवर्ट लॉ, क्योंकि कंपटीशन तब मज़ा आता है ना जब आपके साथ बहुत सारे बच्चे हों, है ना। बायो सेवर्ट लॉ, ठीक है, बायो सेवर्ट लॉ क्या होता है बच्चे, देखिए बायो सेवर्ट ने क्या कहा ना, इन्होंने एक वायर लिया और वायर में करंट को फ्लो करवाया, और करंट को जब फ्लो करवाया इन्होंने तो करंट की वजह से ऑस्टर्ड ने बता रखा था कि उसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो उस वायर के चारों तरफ बोले तो यहाँ पे किसी पॉइंट पे या यहाँ पे किसी पॉइंट पे या यहाँ पे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, उसको किसने बताया, बायो सेवर्ट ने बताया। जैसे अपने पास सपोज ये एक वायर है, ठीक है, अपने पास ये एक वायर है, ये अपने पास एक वायर है, ठीक है, और इस वायर में सपोज आई करंट फ्लो हो रही है, इस वायर में कितना करंट फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो इस वायर में अगर आई करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ वायर से सपोज इन्होंने लिया ये डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट लिया और इन्होंने लेट किया कि यहाँ से ये कितना डिस्टेंस है, स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट इन्होंने पी लिया। ठीक है, और इस वायर का इन्होंने एक छोटा सा लेंथ लिया डीएल, इन्होंने एक छोटा सा लेंथ कट किया इस वायर का, वो कितना लेंथ लिया, डीएल लिया। ये लेंथ कितनी है, इन्होंने छोटा सा स्मॉल सा लेंथ लिया, कितना, डीएल लिया। ठीक है, इस डीएल लेंथ की वजह से, और ये किस एंगल पर है, सपोज थीटा एंगल पर है। ठीक है, ये कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर है। तो बायो सेवर्ट ने क्या कहा, कहा अगर ये वायर आई करंट कैरी कर रहा है, ठीक है, और इससे थीटा एंगल पर कोई पॉइंट यहाँ पर पी लिया गया है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड मुझे कैलकुलेट करना है, तो इन्होंने कहा जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी ना छोटे से लेंथ डीएल की वजह से, इन्होंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैं बता रहा हूँ कितना होगा, है ना, इन्होंने कहा जो डीबी की वैल्यू होगी छोटे से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ये क्या होगी इसमें फ्लो करंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये डीबी की वैल्यू क्या होगी, इसमें फ्लो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। साथ ही साथ जो आपने छोटा सा लेंथ लिया है ना, उस लेंथ के भी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। डन है, और ये जो एंगल है ना, इस एंगल के साइन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है डीबी जो होगा ना, ये क्या हो जाएगा, इसके साइन थीटा के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है ना, इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये डीबी की जो वैल्यू होगी ना, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब जब इन सारी चीजों को एक साथ कंबाइन किया गया तो अपने पास क्या निकल के आया, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल
है ना, साइन थीटा अपन आर स्क्वायर, डन है। लेकिन जब प्रोपोर्शनलिटी हटाया गया, इस प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाया गया तो एक कांस्टेंट लगाना था ना, तो बायो-सेवर्ट ने कांस्टेंट क्या लगाया, म्यू नॉट अपन 4 पाई, ठीक है, कांस्टेंट क्या लगा म्यू नॉट अपन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये म्यू नॉट क्या है, अभी तक तो हम एप्सिलॉन नॉट पढ़ते आ रहे थे, एक से पीछा छूटा नहीं कि म्यू नॉट भी एंट्री कर गया, है ना। तो ये आपको मैं बता दूं म्यू नॉट क्या होता है। म्यू नॉट होता है आपका परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, वेयर म्यू नॉट इज where mu naught is where mu naught is permeability ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, ऑफ फ्री स्पेस होता है, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता था, एप्सिलॉन नॉट अपने पास जो होता था ना वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता था, ये ध्यान रखिएगा, ये परमिएबिलिटी है म्यू नॉट, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इन्होंने फिर इसकी वैल्यू को बताया ना कि म्यू नॉट अपन 4 पाई की वैल्यू कितनी होगी, 10⁻⁻7, ठीक है, म्यू नॉट अपन 4 पाई की वैल्यू क्या होगी, 10⁻⁻7, डन है। ये म्यू नॉट अपन 4 पाई की वैल्यू हो गई। अगर आपसे कोई पूछे कि म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है तो आप इजिली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, डन है डन है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी बच्चे, और आप चैनल को एक बार जल्दी से सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है। फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, तो जल्दी से आप शेयर करो और हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब मुझे जो डिफाइन करना है ना वो अपने पास जो है वो सर्कुलर करंट कैरिंग कोई वायर है। अभी तक हमने क्या देखा कि अपने पास एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर था ना, बायो-सेवर्ट ने जो एक्सप्लेन किया था उसमें अपने पास एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर था, ठीक है। लेकिन अब जो हमें स्टडी करनी है वो एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर की वजह से स्टडी करनी है, ठीक है। तो अपने पास अगर एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है तो उस सर्कुलर करंट कैरिंग वायर की वजह से अपने को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर अपने पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है, सपोज यहाँ पर एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है, ये देखिए एक अपने पास सर्कुलर है वायर है, ठीक है, और इस सर्कुलर वायर में आई करंट सपोज फ्लो हो रही है, कौन सी कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो इस सर्कुलर करंट कैरिंग वायर की वजह से अपने को मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले कंडीशन ये आ जाता है कि हम इसके सेंटर पे निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ये सेंटर जो वो है ना, इस सेंटर ओ पर हम इस करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो अपने पास क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर, ठीक है, ड्यू टू सर्कुलर वायर। इस सर्कुलर वायर की वजह से अगर हम इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहे ना तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहला कंडीशन क्या आ गया, एट सेंटर, ठीक है, एट सेंटर, ठीक है। सेंटर की अगर हम बात करें तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाती है B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपन 4 पाई, ठीक है, सॉरी म्यू नॉट अपन 2 पाई होता है, ठीक है, म्यू नॉट अपन 2 पाई, ठीक है। इसकी जो वैल्यू हो जाती है ना, ये हो जाता है म्यू नॉट NI अपन 2R होता है, ठीक है, म्यू नॉट NI अपन 2R होता है, ठीक है। इसके सेंटर पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहे तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाती है, म्यू नॉट NI अपन 2R हो जाता है, ठीक है। ये R क्या है, ये R इस सर्किल का क्या है, रेडियस अपने पास, ठीक है, R इस सर्किल का क्या है, रेडियस है, और N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, वेयर R इज रेडियस, R क्या है अपने पास, रेडियस है, ठीक है, और N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है।
कि इस वायर को कितनी बार लपेटा गया है ना, उसी को नंबर ऑफ टर्न्स बोलते हैं। ठीक है, अगर अपने पास कोई एक सर्कुलर वायर है ना, उस सर्कुलर वायर की वजह से उसके सेंटर पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या फाइंड करेंगे, जैसे सपोज ये अपने पास एक सर्किल वायर है, एक वायर है, ठीक है, एक सर्कुलर वायर है जिसमें हमने बहुत सारे टर्न लपेट रखे हैं वायर के। ठीक है, बहुत सारे वायर को लपेट रखा है, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, जितनी बार मैंने वायर को लपेटा है ना वो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे। तो इस वायर की वजह से इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू हो जाएगी B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट NI अपॉन 2R हो जाएगा, जहां पे N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, कितनी बार मैंने वायर को रैप किया हुआ है, और R क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो ये अपने पास बेसिक सी चीजें हो गई जहां पे हम किसी सर्किल की वजह से उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगर मान लिया ये इसके सेंटर पे ना हो, जैसे अभी हमने जो डिफाइन किया ना उसमें सेंटर पे डिफाइन किया, देखिए इसमें क्या किया हमने, सेंटर पे डिफाइन किया ना, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, लेकिन अब सेंटर पे ना लेकर के उसके एक्सिस पे कहीं अदर पॉइंट पे हो तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये अपने लोगों को डिफाइन करना। जैसे ध्यान से समझिएगा, अपने पास एक वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, ये अपने पास एक वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, लेट क्या ये वायर है जिसमें आई करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। ठीक है, और इस वायर की वजह से इसके एक्सिस पर ही ये सेंटर है, और सेंटर से ये एक्सिस पर ही कोई पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, जिस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सपोज ये पॉइंट P है अपने पास और ये सेंटर O है, और इसका रेडियस हमने लेट कर लिया कितना है, स्मॉल a है। ठीक है, तो इस करंट कैरिंग जो सर्कुलर वायर है ना, इस सर्कुलर वायर की वजह से इसके एक्सिस पर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की अगर वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से समझिएगा। इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाती है ना, वो आप पहले इस कंपोनेंट से, यहाँ के कंपोनेंट से निकाल लेते हो, फिर यहाँ के कंपोनेंट से, या फिर आप सीधे 0 से लेकर के 2π तक इंटीग्रेट कर देते हो, है ना। और इसकी वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकल के आती है, वो वैल्यू क्या हो जाती है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि एक सर्कुलर कॉइल की वजह से, करंट कैरिंग वायर की वजह से उसके एक्सिस पर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये आपको कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है ना मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, वो B इज इक्वल टू हो जाता है म्यू नॉट अपॉन 4π। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4π 2π n I a स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4π 2π n I a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल पावर 3/2 होता है। ठीक है, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल पावर 3/2 होता है। जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4π 2π n I a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल पावर 3/2 हो जाता है। ठीक है, जहां पे n क्या है अपने पास, नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, और I क्या है, इस वायर में फ्लो करंट है, और a क्या है, इस सर्किल का रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ पे ये I स्क्वायर है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये I स्क्वायर है अपने पास। ठीक बच्चे, I इंटू a स्क्वायर है। ठीक है, ये a स्क्वायर है, थोड़ा सा साफ नहीं बना था। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, उस सर्कुलर लूप की वजह से उसके एक्सिस पर किसी पॉइंट पर अपने को अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4π 2π n I a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल पावर 3/2, जहां पे a क्या है अपने पास, वेयर a इज रेडियस, है ना, a इज रेडियस है, और a क्या है अपने पास, रेडियस है। ठीक है, और x क्या है, x इज डिस्टेंस है, सेंटर से डिस्टेंस है। ठीक है, x इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक है, सेंटर से वो डिस्टेंस है जिस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, और I आपका करंट है। तो अगर आपको कोई दिया जाए कि सर्कुलर लूप है, उस सर्कुलर लूप की वजह से उसके पहले तो सेंटर पे मैंने बताया, सेंटर पे वैल्यू क्या हो जाती है सेंटर पे वैल्यू कितनी हो जाती है, सेंटर पे वैल्यू देखिए यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, सेंटर पे वैल्यू कितनी हो जाती है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 n
आई अपन आर, ठीक है, या म्यू नॉट एन आई है ना अपन 2r हो जाता है, ठीक है। सेंटर पे जो वैल्यू हो जाती है वो कितनी हो जाती है, म्यू नॉट एन आई अपन 2r हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर यही सेंटर पे ना पूछ के उसके एक्सेस पर दे दिया जाए कि एक्सेस पर वैल्यू क्या होगी, तो एक्सेस पर वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपन 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2 हो जाएगा। डन है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और इसके डायरेक्शन की अगर हम बात करें, अब बात करते हैं डायरेक्शन की, ठीक है। डायरेक्शन तो ध्यान से समझिएगा बच्चे, क्योंकि डायरेक्शन भी कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अगर आपके पास कोई एक वायर है जो स्ट्रेट फॉर्म में है, और इस वायर की वजह से अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, तो हम राइट हैंड थंब रूल का ऐसे ही यूज करते हैं। थंब क्या करता है, उस करंट के डायरेक्शन को शो करता है, बाकी के 4 फिंगर उसमें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो कर रहे होते हैं। लेकिन जब उस वायर को रैप करके सर्कुलर फॉर्म बनाया जाता है ना, उस वायर को रैप करके कौन सा फॉर्म बनाया जाता है, सर्कुलर फॉर्म बनाया जाता है। तो यही जो रूल जिसमें थंब जो है करंट के डायरेक्शन को शो कर रहा था, बाकी के 4 फिंगर आपके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो कर रहे थे, ये उल्टा काम करना स्टार्ट कर देते हैं। 4 फिंगर आपके करंट के डायरेक्शन को शो करना स्टार्ट करेंगे। 4 फिंगर किसको स्टार्ट करेंगे, करंट के डायरेक्शन को, और ये जो थंब होता है ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करना स्टार्ट कर देता है। जैसे मान लिया अपने पास ये सर्कुलर लूप है, ये सर्कुलर लूप है, और इस सर्कुलर लूप में जो करंट का डायरेक्शन है वो इधर की तरफ है, तो हमने 4 फिंगर्स को इधर किया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, टुवर्ड्स मी होगा, ठीक है। बट अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो मैंने इस तरीके से किया, ध्यान से देखिए, राइट हैंड का है ना, तो जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा तो ये आपकी तरफ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो आपकी तरफ होगा। लेकिन जब करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा ना, तो ये टुवर्ड्स मी होगा। लेकिन अगर करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा तो ये आपकी तरफ होगा, है ना। डन है। तो यहाँ से आप सर्कुलर किसी भी सर्कुलर वायर की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को राइट हैंड रूल से ही निकाल सकते हो। राइट हैंड थंब रूल जो था वो जब नॉर्मल वायर लेते थे, एक लॉन्ग वायर लेते थे, तो उसकी वजह से थंब करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा था, 4 फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो कर रहे थे। लेकिन अगर उसी वायर को मैं सर्कुलर फॉर्म बना देता हूं, तो 4 फिंगर्स अपने करंट के डायरेक्शन को शो करेंगे और थंब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा। अगर करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपकी तरफ होगा। लेकिन अगर या आप बोल सकते हो प्लेन की तरफ, या प्लेन, जैसे मैं अपने आप को प्लेन लेता हूं तो प्लेन से बाहर होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, आउटवर्ड द प्लेन होगा। लेकिन अगर मैं अपने आप को प्लेन एज्यूम करता हूं और करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो उस कंडीशन में टुवर्ड्स द प्लेन होगा, ठीक है, या इनवर्ड द प्लेन होगा। ये कंडीशन होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, या आप जैसे भी समझना चाहो बच्चे, आप डायरेक्शन को समझ सकते हो। आप देखो, करंट की डायरेक्शन को आप एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो ये थंब मेरी तरफ है ना, तो डायरेक्शन मेरी तरफ हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। अब आप इसको प्लेन के इन साइड लेना चाहो या आउट साइड लेना चाहो, ये आप पे डिपेंड करता है। अब करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपकी तरफ होगा। अब इसको आप प्लेन के आउटवर्ड लेना चाहो या इनवर्ड लेना चाहो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे भी आप इसको इजी वे में समझ सकते हो, आप बिल्कुल समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन क्या होता है, 4 फिंगर क्या शो करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। राइट हैंड रूल से यूज करते हैं इसको, राइट हैंड रूल से, राइट हैंड, इसको पाम रूल बोलते हैं, राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। ये जो पाम है ना, इस पे जो परपेंडिकुलर होता है इसी को हम बोलते हैं। लेकिन आप ऐसे नॉर्मली समझ सकते हो कि 4 फिंगर्स आपके क्या शो करेंगे, करंट के डायरेक्शन को। 4 फिंगर किसको शो करेंगे, 4 फिंगर जो है ना, 4 फिंगर आपके हैं वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, करंट को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। 4 फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेंगे, करंट को। और थंब जो आपका है, ये थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। या राइट हैंड पाम रूल अगर आप समझना चाहते हो तो आप समझ सकते हो कि जो 4 फिंगर्स हैं ये आपके किसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। और इस पे जो ये नॉर्मल होता है ना पाम का, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। ये 4 फिंगर्स आपके करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे और ये पाम जो नॉर्मल है ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम राइट हैंड पाम रूल बोलते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, किसी भी सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो क्या होता है, म्यू नॉट एन आई अपन 2r होता है। लेकिन अगर उसी सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के सेंटर से एक्सिस पर किसी पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो अपने पास क्या हो जाएगा वैल्यू, म्यू नॉट अपन 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2 हो जाएगा,
डन है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और यहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं बच्चे, इसलिए आपको ये जानना जरूरी है। ठीक है, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगर अपने पास सपोज कि ये जो हमने अभी तक सर्कुलर वायर लिया था ना, ये सर्कुलर वायर ना होकर के अपने पास कैसा हो गया, लॉन्ग वायर हो गया। ठीक है, तो उस लॉन्ग वायर की वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये अपने को डिफाइन करना है। जैसे मान लिया अपने पास ये कुछ इस तरीके से वायर है, ये वायर अपने पास एक स्ट्रेट वायर है। ठीक है, और इस स्ट्रेट वायर की वजह से यहां से कोई पॉइंट यहां पर है P, जहां पर अपने को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। सपोज ये वायर है और यहां से ये इस तरीके से मैंने मिला दिया है, और इस वायर से यहां से इसको मैंने यहां पे मिला दिया है। ठीक है, सपोज ये एंगल क्या बन रहा है, φ1 बन रहा है। ये एंगल कितना बन रहा है, φ1 बन रहा है, और ये एंगल है φ2 है। ठीक है, ये एंगल कितना है, φ2 है। ठीक है, तो अब इसकी वजह से जो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी ना, वो कितना आएगा, ये अपने को डिफाइन करना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, अपने पास जब ये करंट कैरिंग वायर है और इस वायर की वजह से इसके एक्सिस पर कोई पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, और इसका डिस्टेंस हमने ले रखा है, कुछ भी ले लो आप, है ना, एक्स वाई एक्स ले लो या कुछ ले लो, इस पे नथिंग मैटर है। ठीक है, तो ये डिपेंड किस पे करता है, इस एंगल पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस वायर की वजह से यहाँ पे P पे मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आ जाएगी ना अपने पास, वो कितना आ जाएगा, ये अपने को डिफाइन करना है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है इसकी वजह से B इक्वल्स टू आता है μ0/4π। ठीक है, B μ0/4π I अपॉन A sin φ1 प्लस sin φ2। इन दोनों एंगल्स के साइन के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, अगर अपने पास कोई एक करंट कैरिंग वायर है और इस वायर में I करंट सपोज फ्लो हो रही है। ठीक है, और यहाँ से डिस्टेंस अगर मैंने x ना लेकर के ये ले लिया, चलो यहाँ पे मैंने अगर x लिख दिया ना, तो आप इसको x कर लो, है ना, बट आप फार्मूले में ध्यान रखना यहाँ पे x नहीं लिया गया है। ठीक है, तो ये लिया गया, तो ये आप a ही रखो। ठीक है, B क्या हो जाएगा, μ0/4π I/A sin φ1 प्लस sin φ2। ठीक है, ये φ1 और φ2 यहाँ से एंगल है, कितने एंगल पर, ये वायर का एंड है, सपोज ये A है और ये B एंड है। ठीक है, और वायर में कितनी करंट फ्लो हो रही है, I करंट फ्लो हो रही है, और इस पॉइंट से ये डिस्टेंस कितना है, A है। ठीक है, तो अपने पास जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, B क्या आ जाएगा, μ0/4π I/A sin φ1 प्लस sin φ2 हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक सा चीज रहा, जिसमें आपको कभी कभी इससे कम लेकिन जो सर्कुलर फॉर्म है ना, उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सर्कुलर फॉर्म में अपने पास क्या था कि उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और सेंटर से एक्सिस पर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और ये एक अपने पास एक वायर है, इस वायर की वजह से इसके किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से आप एंगल अलग अलग है, φ1 और φ2, तो आप φ1 और φ2 की वैल्यू रख करके, और I आपको गिवन होगा कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और ये डिस्टेंस भी गिवन होगा, कितने डिस्टेंस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आप आराम से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लिया ये φ1 और φ2 दोनों कितने हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, है ना, φ1 और φ2 क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इफ φ1 इक्वल्स टू φ2 इक्वल्स टू कितना, 90 डिग्री। ठीक है, φ1 φ2 कितने हो जाए, 90 डिग्री है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, B इक्वल्स टू मैक्सिमम हो जाएगा B की वैल्यू μ0/4π I/A। ठीक है, और ये साइन 90 की वैल्यू 1 और साइन 90 की वैल्यू 1, मतलब ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2I/A हो जाएगा, मतलब इसके सेंटर पे हो जाएगा, है ना, 2I/A हो जाएगा। ठीक है, कुछ इसी तरीके से कॉन्सेप्ट निकल के आता है सॉलिनॉइड में, वो हम लोग आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हमने क्या देखा कि जो अपने पास करंट कैरिंग वायर था, उसको मैंने जब नॉर्मल लिया था तो बायोसेवर्ट लॉ वहां समझा था। और ये भी ध्यान रखिएगा, बायोसेवर्ट लॉ जो है ना, वो एक छोटे से वायर के लिए अप्लीकेबल होता है। बहुत लॉन्ग वायर आप ले लोगे तो बायोसेवर्ट लॉ वहां पे फेल हो जाता है। ठीक है, तो बायोसेवर्ट लॉ जो बेसिकली है वो छोटे स्मॉल लेंथ के वायर के लिए अप्लीकेबल होता है। अब इस वायर को हमने क्या कर दिया ना, रैप करके सर्किल बना दिया, तो एक सर्कुलर कॉइल बन गया अपने पास। उस सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करी, कितना है,
म्यू नॉट एन आई अपन 2r आया। ठीक है, अब कंडीशन कुछ लोगों ने पूछा, नहीं सर अगर इस सर्कुलर वायर है ना, इस सर्कुलर वायर के इसके एक्सिस पर यहाँ पे किसी पॉइंट पर अगर मुझे निकालना हो तो कितना आ जाएगा, उसके लिए भी हम लोगों ने वैल्यू निकाली, म्यू नॉट अपन 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको भी ऐसी चीजें याद होनी पड़ेगी बच्चे, क्योंकि कंपटीशन में आप वहां डेरिवेशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर मैंने इसको सर्किल नहीं बनाया, से स्ट्रेट वायर है, तो इसके किसी पॉइंट पर, यहाँ पर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की अगर वैल्यू निकालनी हो इस वायर की वजह से, तो मैंने क्या देखा, इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई आई अपन ए साइन φ1 प्लस साइन φ2 हो जाएगा। φ1 और φ2 क्या हो जाता है, एंगल हो जाता है यहाँ से। ठीक है, ये दोस्तों हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने वीडियो को। और आपने देखा होगा कि जैसे प्रीवियस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने देखा था ना कि अपने पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं किसी डाइपोल को रखता था, तो डाइपोल को रखने पर होता क्या था कि उस पर एक टॉर्क लगता था ना, उस डाइपोल पर एक टॉर्क लगता था। ऐसे ही मुझे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में स्टडी करनी है कि मैग्नेटिक फील्ड, अपने पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं कोई एक करंट कैरिंग लूप रखूँ ना, करंट कैरिंग लूप रखूं, तो उस लूप पे क्या होगा, जैसे अपने पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक प्रॉपर वे में फ्लो कर रही हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जा रही हैं। अब उस कंडीशन में होना क्या है कि जब मैं उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कोई लूप रखूं, तो उस पर क्या लगेगा, तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था कि जब आप कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखते हो, तो डाइपोल पे टॉर्क जनरेट होता था ना, टॉर्क की वैल्यू क्या होती थी, P sin थीटा। ऐसे ही जब आप इस एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही आप कोई लूप रखोगे ना, करंट कैरिंग लूप, तो उस पर भी क्या लगेगा, एक टॉर्क लगेगा। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिएगा, लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैंने किसी लूप को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर रखा है, तो उस पर जैसे देखिए अपने पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये इस डायरेक्शन में है। ठीक है ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया B। ठीक है, और इसमें मैंने कोई लूप रख दिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने एक लूप रखा जिसमें I करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, इस लूप में कितनी करंट फ्लो हो रही है, I करंट हमने लेट किया, फ्लो हो रही है। ठीक है, और इस I करंट की वजह से इस पर क्या लगेगा, एक टॉर्क लगेगा, और उस टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। ठीक है, अगर इस लूप पे बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं, एक टर्न नहीं है, n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो इस पे टोटल टॉर्क लगेगा ना, वो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन आई ए बी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक करंट कैरिंग कोई लूप रखा है, और उस लूप में n टर्म्स हैं, कितने टर्म है, n टर्म है वायर के, तो और उस लूप में I करंट फ्लो हो रही है, तो उस लूप पर जो टॉर्क लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो, टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आई ए बी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और इसी सीरीज में अगर हम बात करें कि अपने पास मान लिया कोई दो पैरेलल वायर है। ठीक है, अपने पास क्या है, दो पैरेलल वायर है। सपोज ये एक वायर है, एक वायर ये है जिसमें I1 करंट फ्लो हो रही है, और एक वायर अपने पास ये है जिसमें I2 करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, I1 और I2 करंट फ्लो हो रही है, और सपोज इन दोनों वायर के बीच में जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस अपने पास गिवन है, कितना है, D है। ठीक है, तो अपने को निकालना है ना कि इन दोनों वायर, करंट कैरिंग वायर की वजह से ना जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है ना, वो कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो अगला अपने पास पॉइंट क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। ठीक है, पैरेलल करंट कैरिंग वायर। ठीक है, कैरिंग वायर, अगर अपने पास पैरेलल करंट कैरिंग वायर है, तो उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये अपने लोगों को स्टडी करनी है। तो ये मैंने लेट किया कि अपने पास दो वायर हैं, और दोनों वायर में से एक वायर में I1 करंट जा रही है और दूसरे में I2 करंट जा रही है, और दोनों वायर के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो D ले रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपन 2 पाई। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये म्यू नॉट अपन 2 पाई है। ठीक है, I1 I2 अपन
डी हो जाएगा। ये जो दोनों के वायर के बीच का डिस्टेंस है ना डी, ये डी हो जाएगा। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन डी। और डी क्या है, दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस है। और I1 क्या है, एक वायर में करंट है, और I2 क्या है, सेकेंड वायर में करंट है। डन है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब थोड़ा सा इसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था ना, देखो बच्चे मैं आपको समझा दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये लाइक अ सिस्टर होती है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप उसके आसपास आ जाएगा। देखो अगर आप डेली लाइफ से रिलेट करना चाहो तो आप देखते होगे क्या कि अगर दो भाई हैं, दोनों भाई एक साथ नहीं रह पाते हैं। दो भाई अगर एक साथ रहने के लिए कहा जाए तो वो नहीं, थोड़ा बहुत उनमें नोकझोंक लगा रहेगा। लेकिन दो लड़कियां हैं, दो लड़कियों को एक साथ अगर आप रखना चाहो तो आप इजिली उनको रख सकते हो, क्योंकि वो एक दूसरे की उनकी बॉन्डिंग अच्छी होती है ना। तो ऐसे ही क्योंकि लोंडो में आपस में लड़ाई होती रहती है ना, तो होता क्या है कि अगर अपने पास कोई दो वायर है और दो वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है ना, तो दोनों वायर में अगर अलग अलग करंट फ्लो हो रहा है और दोनों के बीच का डिस्टेंस समथिंग हो, तो उसकी वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। हमने अभी तक क्या देखा कि जहां कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी है, उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से उसकी चारों तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। डन है। तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपने आप जनरेट हो गया है ना। और इसी को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इसी में बात करते हैं एम्पियर्स लॉ की, ठीक है। क्या बात करते हैं, एम्पियर्स लॉ की, ठीक है। एम्पियर्स लॉ, एम्पियर लॉ क्या होता है बच्चे, ध्यान से समझिएगा। जैसे अपने यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में क्या था, गॉस थ्योरम था ना। गॉस थ्योरम ने क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बताया था। वैसे एम्पियर्स ने किसको एक्सप्लेन किया था, मैग्नेटिक फ्लक्स को एक्सप्लेन किया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो किसी सरफेस से लिंक हो रही है वो क्या हो जाएंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएंगे। तो इन्होंने भी बेसिकली किसको एक्सप्लेन किया था, मैग्नेटिक फ्लक्स को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। एम्पियर्स लॉ जो था ये इन्होंने किसको एक्सप्लेन किया, मैग्नेटिक फ्लक्स को एक्सप्लेन किया। किस चीज को एक्सप्लेन किया, मैग्नेटिक फ्लक्स को एक्सप्लेन किया, ठीक है। इन्होंने भी क्या लिया, क्लोज सरफेस। इन्होंने कहा कि अगर कोई क्लोज सरफेस है ना, तो उससे जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक होंगी ना, तो उसका जो क्लोज सरफेस का इंटीग्रल होगा B डॉट dl, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का जो क्लोज सरफेस क्लोज इंटीग्रल होगा वो उस वायर में टोटल करंट का कितना होगा, म्यू नॉट टाइम होगा, ठीक है। यही था क्या, एम्पियर्स सर्किटल लॉ या एम्पियर लॉ। एम्पियर्स लॉ क्या था, किसी भी क्लोज परिपथ में या किसी भी क्लोज सर्किट में जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू है ना, वो कितना होगा, उसमें टोटल फ्लो करंट का म्यू नॉट टाइम होगा। जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू होगी वो कितना होगा, उस सर्किट में टोटल करंट का म्यू नॉट टाइम होगा, ठीक है। और वहां पे गॉस ने क्या बताया था कि जो टोटल फ्लक्स की वैल्यू होगी वो कितना होगा, टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू है, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू उस वायर में टोटल करंट का कितना होगा, म्यू नॉट टाइम होगा। डन है। यहाँ से इन्होंने मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में एक्सप्लेन किया था, किसने, एम्पियर ने किया था, ठीक है। क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। ये रहा मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। किसने एक्सप्लेन किया, ध्यान रखिएगा, एम्पियर ने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। एम्पियर का जो सर्किटल लॉ था ना, यही था, ठीक है। कि क्लोज सर्किट में, किसी भी क्लोज सर्किट में जो टोटल फ्लक्स की वैल्यू है वो क्या होगा, उसमें टोटल करंट का म्यू नॉट टाइम होगा। डन है। इसी को आप बोलते हो क्या, एम्पियर सर्किटल लॉ। अब अपने पास कुछ ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे आपकी बात करते हैं हम साइक्लोट्रॉन की, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, साइक्लोट्रॉन की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। साइक्लोट्रॉन मेरा फेवरेट रहा है और मैं जब 12th स्टैंडर्ड में था तो मैंने अपना प्रोजेक्ट भी साइक्लोट्रॉन ही बनाया था। तो साइक्लोट्रॉन के लिए बेसिकली हम बात करते हैं साइक्लोट्रॉन, ठीक है। क्या लिखूं था, साइक्लोट्रॉन, ठीक है। साइक्लोट्रॉन के बारे में बात करें हम, तो साइक्लोट्रॉन बेसिकली होता क्या है, ठीक है। साइक्लोट्रॉन का यूज जो किया जाता है ना, वो हाई पावर को जनरेट करने में किया जाता है। एक चार्ज को हाईली चार्ज करने में यूज किया जाता है। और इसका यूज जब हम चार्ज को एक्सिलरेट करवाते हैं ना, चार्ज को बार बार क्या करते हैं, एक्सिलरेट करवाते हैं। इसमें 2 डीज का यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें 2 डीज होते हैं, ठीक है। और इस डीज को इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है ना, और बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है जिसमें हम प्रोटॉन को क्या करते हैं, रखते हैं, ठीक है। और इसको इस तरीके से रखते हैं कि ये इस डीज को इस तरीके से बैटरी से कनेक्ट करके रखते हैं ना, कि इनका पोलरिटी भी क्या होता है, चेंज होता रहे, ठीक है। और ये बार बार ये जो चार्ज है ना, ये चार्ज इसमें मूव करना स्टार्ट करेगा और फिर इधर जाएगा उधर जाएगा और लगातार एक्सेलरेट करेगा इसी डीज के अंदर।
और एक्सेलरेट करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि ये अपने स्ट्राइक से यहाँ से टकराता है टारगेट से, और सीधे क्या होता है, बाहर हो जाता है। टारगेट पे जहां भी आप स्ट्राइक करवाना चाहोगे वहां पे टकराएगा, और टकराने के बाद क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और एक हाईली चार्ज होकर के निकलता है, क्योंकि ये बार बार इसमें क्या करता है, एक्सेलरेट होता है। ये चार्ज जो है ना प्रोटॉन, ये इसमें बार बार क्या होता है, एक्सेलरेट होता है, और इसकी पोलरिटी इस बैटरी की क्या होती है, लगातार बदलती रहती है। जब ये प्रोटॉन इसमें पहुंचेगा तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो प्रोटॉन फिर निगेटिव की तरफ खींचेगा, और जैसे ये निगेटिव होगा तुरंत ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो प्रोटॉन को लगातार इसमें क्या करते हैं, एक्सेलरेट करवाते हैं, और एक लो चार्ज को हम हाई चार्ज में कन्वर्ट करते हैं। और प्रोटॉन जब यहाँ से टारगेट से टकरा करके बाहर होता है तो ये हाईली चार्ज होता है, ठीक है, मतलब इसके पास काफी एनर्जी होती है। तो बेसिकली साइक्लोट्रॉन का काम क्या होता है, हाईली चार्ज को जनरेट करना, ठीक है। इसमें क्या होता है, चार्ज को बार बार हम एक्सेलरेट करवाते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर रखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जब परपेंडिकुलर होता है, बी अगर परपेंडिकुलर होता है ना, तो हमेशा इसका पाथ कैसा होता है, पाथ जो होता है वो सर्कुलर होता है, ठीक है। जो चार्ज है ना आपके पास, जो आपके पास चार्ज होता है ना, उस चार्ज का जो पाथ होता है ना वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। जब थीटा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है उस चार्ज की वेलोसिटी के, तो जो उस चार्ज का पाथ होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। इसलिए चार्ज यहाँ पर क्या करता है, सर्कुलर पाथ पे लगातार एक्सेलरेट करते हुए कहाँ टकराता है, टारगेट से टकराता है, और टारगेट से टकराने के बाद बाहर निकलता है, और हाईली एक्सेलरेट होकर के बाहर निकलता है। तो बेसिकली जब साइक्लोट्रॉन यहाँ पे क्या कर रहा था, मूवमेंट कर रहा था ना, साइक्लोट्रॉन जब यहाँ पे मूवमेंट कर रहा था तो वो सर्कुलर मोशन कर रहा था, तो उस पर जो फोर्स लग रहा था ना वो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था। कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता है mv² बाई क्या होता है, r होता है, ठीक है। तो इस फोर्स की वैल्यू आप जानते हो, क्योंकि किसी भी चार्ज को जब आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लेकर के आते हो तो उस पर जो चार्ज लगता है ना, फोर्स लगता है, F = क्या लगता है, QVB, और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, mv² बाई r के इक्वल, क्योंकि थीटा जो है ना वो परपेंडिकुलर है। मैंने आपसे पहले कहा जब थीटा परपेंडिकुलर होता है तो उसका पाथ कैसा होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। तो ये ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ से आप एक सिंगल वी से सिंगल वी कर सकते हो, है ना। तो आपके पास क्या बचेगा, v = आ जाएगा RQ इंटू बी, RQ इंटू बी अपन m हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इस चार्ज की वेलोसिटी निकाल सकते हो, किस वेलोसिटी से ये मूव करेगा, ठीक है। ये यहाँ से आप जो भी निकाल सकते हो, इसका रेडियस भी निकालना चाहो रेडियस निकाल सकते हो कि इसका रेडियस क्या हो जाएगा। ये सारी चीजें आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो साइक्लोट्रॉन के लिए, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीजें रही साइक्लोट्रॉन के लिए, कि साइक्लोट्रॉन पे जब वो साइक्लोट्रॉन बार बार उस सर्कुलर पाथ ऑर्बिट में मोशन करेगा तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, और फोर्स कौन सा लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, mv² बाई r होता है, ठीक है। और आपको पता है कोई भी चार्ज अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है v वेलोसिटी से, तो उस पर जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है, QVB sin थीटा। लेकिन b क्या है, परपेंडिकुलर है, इसलिए थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और sin 90 की वैल्यू 1 हो जाती है ना। तो यहाँ से आप इस जो हमारा चार्ज है ना, इस चार्ज का आप पाथ भी निकाल सकते हो, इसका रेडियस निकाल सकते हो, वेलोसिटी निकाल सकते हो, आप जो भी वैल्यू निकालना चाहो यहाँ से फाइंड कर सकते हो आप इजिली, ठीक है। तो आपके लिए बेसिकली साइक्लोट्रॉन के लिए था, और आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। तो आइए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग जो पढ़ना चाहते हैं ना वो हम लोग पढ़ेंगे क्या, सोलेनाइड और टोराइड। देखिए सोलेनाइड क्या होता है और टोराइड क्या होता है, ठीक है। पहले हम बात करते हैं सोलेनाइड की। तो सोलेनाइड क्या चीज होता है, सोलेनॉइड, ठीक है। सोलेनाइड आप लोगों ने देखा होगा ना, जब कोई MRI वगैरह करवाने जाता है ना हॉस्पिटल में, तो उनकी MRI होती है जो पूरी बॉडी की एक साथ MRI करवाई जाती है ना, ऐसे या मूवीज में आपने बहुत सारे मूवीज में देखा होगा, ऐसे गोल सा होता है सिलेंड्रिकल शेप का, है ना, जिसके अंदर इंसान को क्या कर दिया जाता है, लिटा दिया जाता है ना, और इंसान के सारे कपड़े निकाल दिए जाते हैं, नहीं कपड़े नहीं निकाले जाते हैं ना, इंसान के शरीर पर जितने भी आयरन की चीजें होती है ना वो आयरन की चीजें निकाल दी जाती हैं, और इसके अंदर इंसान को क्या कर दिया जाता है, एंटर करवा दिया जाता है, इसके अंदर इंसान को क्या करवा दिया जाता है, एंटर करवा दिया जाता है, ठीक है, MRI करने के लिए, ठीक है। और जब इंसान इसके अंदर जाता है ना, तो इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्या होता है, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है जो पूरी की पूरी बॉडी का एक साथ चेकअप करता है, ठीक है। चेकअप इन द सेंस इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत स्ट्रांग होती हैं, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, बहुत ही स्ट्रांग होती हैं, जो बॉडी के हर एक पार्ट को क्या कर देती हैं, क्रॉस कर जाती हैं, ठीक है। बॉडी के हर एक पार्ट को क्या कर जाती हैं, क्रॉस कर जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी पूरी की पूरी बॉडी की चेकिंग एक साथ
हो जाती है कि हमारी बॉडी में कहाँ पे क्या है, कैसे क्या प्रॉब्लम, क्या चीजें हैं, जो भी चीजें हैं आपकी बॉडी के बारे में सारी चीजें एक बार में पता चल जाती है। ये क्या है आपका एमआरआई है। आपने बहुत सारे जगहों पे देखा है ना कि बॉडी का क्या होता है, एमआरआई करवाया जाता है ना मेडिकल में, क्या होता है इसका यूज किया जाता है। तो सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड एक डिवाइस होता है, ठीक है। सोलेनॉइड क्या एक डिवाइस है जिसके सेंटर पे या जिसके इनर पार्ट पे एक हाई मैग्नेटिक फील्ड होता है। सोलेनॉइड के इनर पार्ट पे क्या होता है, हाई मैग्नेटिक फील्ड होता है, और इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, जबकि इसके इनर पार्ट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। इसका यूज एमआरआई वगैरह में किया जाता है या टेम्परेरी मैग्नेट बनाने में किया जाता है, ठीक है। इसलिए इस तरीके से बहुत सारे इसके यूज हैं, ठीक है। टेम्परेरी मैग्नेट का यूज कहाँ किया जाता है, टेम्परेरी मैग्नेट अगर आप हैवी मैग्नेट बनाते हो, कोई हैवी ऑब्जेक्ट है उसको उठाने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट वगैरह का यूज करते हैं, जो हम बहुत हैवी मैग्नेट बना लेते हैं जिससे अपना काम चल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से सोलेनॉइड का यूज होता है। सोलेनॉइड के इनर पार्ट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे भी क्या होता है, हाई होता है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, जबकि बाहर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो सोलेनॉइड बेसिकली जो इसका आप यूज समझ सकते हो ना, वो क्या है आपका एमआरआई है ना। बेसिकली जो इसका यूज क्या है एमआरआई करने में ना, एमआरआई तो बहुत लोगों ने करवाया भी होगा या बहुत लोगों ने देखा होगा करते हुए ना। मूवीज में क्या करते हैं, एक गोल सा ऐसे होता है ना सिलेंड्रिकल शेप में, उस शेप में क्या करते हैं, लोगों को अंदर कर देते हैं, अंदर करने के बाद पूरे बॉडी का क्या करते हैं, एक साथ फिगर ले लेते हैं ना। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एमआरआई करते हैं। अब इस सोलेनॉइड की वजह से जो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है ना, B = क्या होता है, μ0 Ni होता है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, μ0 Ni होता है। कहाँ, इनसाइड द सोलेनॉइड, ठीक है। कहाँ पे, इनसाइड द सोलेनॉइड, ठीक है। सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है ना, वो कितनी होती है, μ0 Ni है, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सोलेनॉइड समझ में आएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 है और इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड इतनी हाई होती है जिससे आप एक टेम्परेरी मैग्नेट बना सकते हो, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, आपके पूरे शरीर को क्रॉस कर जाती हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर का एक क्लियर पिक देती है ना। तो इस तरीके से आप सोलेनॉइड का यूज समझ सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग टोरॉइड की, ठीक है। टोरॉइड क्या होता है, ठीक है। तो देखिए सोलेनॉइड में जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा था ना, वो लीनियर मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा था। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, लीनियर है। लेकिन अगर मेरे को सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हम क्या यूज करेंगे, टोरॉइड यूज करेंगे। कैसे, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर मेरे पास एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड मेरे को चाहिए, तो मैंने क्या लिया, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का कोई एक सब्सटेंस लिया है और उसके ऊपर मैंने क्या कर दिया है, कॉइल को लपेट दिया है, ठीक है। उसके ऊपर, अरे ये क्या हो गया, इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, कॉइल को लपेटना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने बहुत सारी कॉइल को लपेट दिया है, ठीक है। इस तरीके से मैंने बहुत सारे कॉइल को क्या कर दिया है, रैप कर दिया है, ठीक है। तो आप देख रहे होगे यहाँ पे ये किस फॉर्म में सब सारे के सारे मिल रहे हैं, सर्किल फॉर्म में मिल रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिलता है वो किस फॉर्म में मिलता है, सर्कुलर फॉर्म में मिलता है, ठीक है। टोरॉइड का काम क्या होता है, टू जनरेट, क्या जनरेट करना, हाँ नहीं, जो आप समझ रहे हो वो नहीं, टू जनरेट सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो टोरॉइड का जो काम होता है क्या होता है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए। इसका भी कुछ वर्क जो होता है ना, वो सोलेनॉइड की तरह ही होता है, बस सोलेनॉइड ऐसे लीनियर होता है और इसी को अगर आप मोड़ दो तो क्या हो जाएगा, टोरॉइड बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो क्या होता है, B = μ0 Ni, ठीक है। B = μ0 Ni, नंबर ऑफ टर्न्स है ना, Ni/2πr होता है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 4π नहीं होता है, B = μ0 Ni/2πr होता है, ठीक है। इस टोरॉइड की वजह से इस जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है इनसाइड द टोरॉइड, कहाँ, इनसाइड, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, μ0 Ni/2πr होता है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड की वजह से था वो कितना था, B = μ0 Ni था।
ठीक है, जहां एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, और यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो अब बेसिकली हम लोग बात करते हैं, अपने पास जो हो गया वो सोलेनॉइड भी हो गया और टोरॉइड भी हो गया। ठीक है, तो अब कुछ ऐसे फिगर्स हैं जिन फिगर्स के बारे में डायरेक्ट आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछ लेता है कि इस फिगर की वजह से उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ये फिगर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर हो जाते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम को अगर आप देने जाते हो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फिगर है। ठीक है, और इन फिगर के बारे में पूछा ही जाना है आपसे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इन फिगर के बारे में समझ लीजिए कि इन फिगर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इनके सेंटर पे होगी क्या। ठीक है, जहां पे आपको वैल्यू डायरेक्ट डिफाइन कर देनी पड़ सकती है। तो मान लिया अपने पास एक कोई फिगर है, वो कुछ इस तरीके से है, ध्यान से समझिए। अपने पास एक वायर है और इसी वायर को थोड़ा सा रैप करके इस तरीके से फिगर बनाया गया है। ठीक है, सर्कुलर फिगर, और इसका रेडियस जो रखा गया ना वो स्मॉल आर रखा गया है। ठीक है, कितना, स्मॉल आर रखा गया है। और सपोज इस वायर में कौन सी करंट फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है। डन है, इस वायर में कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है, और इसी वायर को ही रैप करके क्या बनाया गया, इसका ये रेडियस सर्कुलर फॉर्म दिया गया, सेमी सर्कल का फॉर्म दिया गया, और इसका रेडियस क्या रखा गया, स्मॉल आर रखा गया। ठीक है, तब अब इस वायर की वजह से इसके इस सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो अपने को डिफाइन करना है। ये फर्स्ट फिगर है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है कि जब इस वायर को इस तरीके से मोड़ा गया हल्का सा, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो आप ध्यान से देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है B = μ0/4 पाई, है ना, 2 पाई I अपन R। ठीक है, सॉरी 2 नहीं, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो फिर यहाँ पे आप 2 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू आपकी क्या जाएगी, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे 2 आप कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, बट यहाँ पे ये चीज हटा देंगे हम डायरेक्ट। क्या हो जाएगा अपने पास जो वैल्यू, μ0/4 पाई I अपन R हो जाएगा। जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी वो कितना हो जाएगा, इसके सेंटर पे यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो हो जाएगा B = μ0/4 पाई I अपन R हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये फिगर आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट फिगर की तरफ चलते हैं। सेकंड फिगर अपने पास जो है ना वो कुछ इस तरीके से है, ध्यान से समझिए। सेकंड फिगर जो अपने पास है वो कुछ इस तरीके से है। मान लिया अपने पास सेकंड फिगर है वो कुछ इस तरीके से, एक वायर मैंने लिया है और उस वायर को कुछ इस तरीके से रैप किया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इस तरीके से, ये दोनों स्ट्रेट फॉर्म में ही, ये थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं वरना समझ में नहीं आएगा बच्चे, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ पे आपको डायरेक्ट वैल्यू पूछ लिया जाता है, ये आप किसी बुक में नहीं पाओगे चीजें, है ना, और कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिएगा कैसे ये चीज सॉल्व हुआ है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बना हुआ, ये वायर इसमें टच है बच्चे। ठीक है, और ये इधर चला गया है, फिर सेम वायर है दोनों, है ना, सेम ही वायर है, इसमें वायर चेंज नहीं किया गया। ठीक है, वायर को जब चेंज नहीं किया गया तो ये सेम वायर यहाँ से कनेक्ट है। ठीक है, आई करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है। ठीक है, और आई ही करंट यहाँ से चली जा रही है। ठीक है, इसमें भी कौन सी करंट फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है। यहाँ पे आपका क्या है, सेंटर है। ठीक है, तो आपको इस फिगर की वजह से जो निकालना है ना वो करंट की वैल्यू निकालनी है। तो सॉरी करंट नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो हो जाएगी ना इसकी वजह से, फिगर की वजह से, वो अपने पास हो जाएगा B = ध्यान से समझिएगा, B = μ0/4 पाई। ठीक है, B = μ0/4 पाई 2 पाई I अपन 2 पाई I अपन R अपन प्लस, है ना, पाई I अपन R हो जाएगा। ठीक है, पाई I अपन R हो जाएगा। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू टोटल आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो अगर इस तरीके का आपको फिगर दिया जाए तो आप इजीली डायरेक्टली उसको फाइंड कर सकते हो, है ना। सॉरी यहाँ पे पाई नहीं रहेगा, एक चीज ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये पाई नहीं रहेगा। ठीक है, ये वरना पाई रहता तो जुड़ जाते दोनों आराम से, है ना, तो ये पाई नहीं रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। जो अपने पास इस तरीके का वायर मिलेगा, इस वायर में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इसके सेंटर पे कितनी हो जाएगी, B = μ0/4 पाई 2 पाई I अपन R प्लस I/R हो जाएगा। ठीक है,
वरना यहाँ पाई पाई होता है ना, तो डायरेक्ट इसको जोड़ करके हम कितना करते थे 3 पाई आई बाई आर कर सकते थे, ठीक है। और थर्ड केस अपने पास हमने लेट कर लिया कि अपने पास जो थर्ड केस है ना वो कुछ इस तरीके से गिवन है। थर्ड केस समझिएगा ध्यान से, फिगर थोड़ा सा चेंज है इसमें, और फिगर कुछ इस तरीके से बना हुआ है थर्ड केस का, ठीक है। केस अपने पास जो है वो लड़ाई झगड़े वाला केस नहीं है, ये केस कुछ इस तरीके से बनाया गया है, ठीक है। और ये अपने पास लूप बनाया गया, ठीक है। इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और आई ही करंट यहां से वापस हो जा रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, बीच में ये स्पेसिंग है, ठीक बच्चे। तो अब ध्यान से सुनिएगा, ये अपने पास थर्ड केस आ रहा है, और इसकी वजह से जो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी ना, वो अपने को डिफाइन करनी है कि इसके ओ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इसके पहले वाले में अगर आप अरे क्या हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसके पहले वाले में अगर हम लोग ध्यान दें तो वहां लिखा था 2 पाई आई अपॉन, कितना लिखा है इसके ऊपर वाले में, कितना लिखा है 2 पाई आई अपॉन आर लिखा है ना, प्लस आई बाई आर लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। 2 पाई आई अपॉन आर माइनस आई अपॉन आर हो जाता है, ठीक है। और ये फार्मूला हो जाता है इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू का, ठीक है। तो आप लोग आई होप कि ये चीजें समझ में आई होंगी। आपको ये चीजें याद रखनी है, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। आपको प्रूफ जो है आपके बुक में नहीं मिलेगा, बट कई सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जहाँ पे डायरेक्ट आपको वैल्यू पूछ लिया जाता है, तो आपको वैल्यू पता ना होने की वजह से फिर आप क्वेश्चन को या तो छोड़ना चाहोगे या फिर उसमें सॉल्व करने में अपना टाइम वेस्ट करना चाहोगे। तो फर्स्ट कंडीशन आपके पास गिवन है कि अगर आपका वायर कुछ इस तरीके से है तो आप उसको कैसे उसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो उसके सेंटर पे। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डायरेक्ट होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पाई आई अपॉन आर होता है, ठीक है, इस टाइप में, ठीक है। और अगर आपके पास जो कॉइल है वो इस तरीके से रैपिंग किया हुआ है, सर्कुलर फॉर्म दिया गया उस कॉइल को, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आती है वो कितनी आ जाती है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर प्लस आई बाई आर हो जाता है, जब ये वायर क्या हो यहाँ से इस तरीके से चला गया हो। लेकिन अगर वायर के बीच में यहाँ स्पेसिंग किया गया ना और वायर को इस तरीके से रैप करके और अपना कॉइल बनाया गया, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उसके सेंटर पे क्या हो जाएगी, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाई आर। यहाँ पे क्या है, प्लस है ना, यहाँ पे क्या है अपने पास प्लस है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आई बाई आर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अपने पास ये 3 फिगर थे, और भी अगर आप फिगर देखना चाहो तो देख सकते हो, क्योंकि एग्जाम में पूछे गए हैं, आपके लेवल पे नहीं पूछे गए, बट आप देख लो अगर जानना चाहो, ठीक है। जैसे अपने पास और भी हो गए, ये फिगर हो गया कुछ इस तरीके से, ध्यान से सुनिएगा बच्चे। ये अपने पास जो फिगर है ना वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये सर्कुलर है बच्चे सर्कुलर उतना बन नहीं पाया, बट आप सोच लीजिएगा कि ये सर्कुलर ही बना हुआ है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है, इतना भी बुरा नहीं बना है ना, तो ये कुछ मान लिया कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। ये हमने लेट किया कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ये यहाँ से सर्किल इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 2 सर्किल आ गए, ठीक है। एक सर्किल ये बड़ा वाला सर्किल, ठीक है, जिसका रेडियस हमने कितना ले रखा है, लेट कर लिया R2 ले रखा है, इसका रेडियस कितना R2, और ये छोटे वाले का सर्किट का जो रेडियस है ना वो अपने ले रखा है R1, ठीक है। छोटे वाले का रेडियस क्या ले रखा है R1, और बड़े वाले का रेडियस क्या ले रखा है R2, और ये अपने पास सेंटर हो गया इन दोनों का, ठीक है। तो अब मेरे को निकालना है इसकी वजह से इस पूरी की, अगर इसमें करंट हम फ्लो करवाएं, ठीक है, तो हमने लेट किया इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, आई करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। आई करंट इसमें फ्लो होती है और आई करंट सब में जाएगी, क्योंकि सारे के सारे वायर एक ही वायर को क्या किया गया है, रैप किया गया है। आई करंट इसमें भी, आई करंट इसमें भी, ठीक है। तो इस वजह से इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी ना वो अपन लोगों को कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है वो कितनी आ जाती है, ध्यान से देखिएगा अरे पॉइंटर नहीं चल रहा है, ये 4th कंडीशन है अपने पास, ठीक है। B इक्वल्स टू हो जाता है जो वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की, वो कितनी हो जाती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। B इक्वल्स टू कितना हो जाता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये कुछ इस तरीके से आता है क्या, पाई आई अपॉन
I1 नहीं, आई सब में आई करंट ही जा रही है ना, तो पाई आई अपॉन R1 प्लस पाई आई अपॉन R2, ठीक है, R1 प्लस R2। और पाई आई अगर यहाँ पे आप देखो तो कॉमन दिखेगा आपको ना, तो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके और इजी वे में लिखना चाहो तो इजी वे में आप लिख सकते हो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, पाई आई आप कॉमन ले लो, ठीक है, पाई आई आपने कॉमन ले लिया, क्या बचा अपने पास 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। तो आपको जब भी कहीं इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में कोई भी कॉइल दिखे तो उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा, B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पाई आई अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 हो जाएगा। इस तरीके का अगर आपको कहीं भी लूप दिख रहा है तो, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। डन है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। एक और आप थोड़ा सा समझ लीजिए जो आपके बुक में हो सकता है गिवन हो, ठीक है। अगर अपने पास एक कोई मेटेलिक कोई सा स्पेयर है ना, उसका छोटा सा पार्ट है, सपोज ये पार्ट है, ठीक है, अपने पास एक मेटेलिक स्पेयर है, उसका एक छोटा सा पार्ट ये है, ठीक है, तो इसके वजह से इसके सेंटर पे है ना, ये सेंटर है और सेंटर का ये जो पार्ट है ना, इसका रेडियस हमने लेट कर लिया कितना है, इसका रेडियस अपने लोगों ने माना है क्या है, R1 है, ठीक है। इस अंदर वाले का रेडियस कितना है, R1 है, और आउटर वाले का रेडियस कितना है, R2 है। हम लोगों ने लेट कर लिया कि आउटर का रेडियस कितना है, R2 है, ठीक है। और इन दोनों के बीच का अगर यहाँ से हम एंगल चेक करें, थोड़ा सा इसको और अच्छे से बना देते हैं बच्चे, क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये इनर वाले का रेडियस हम यहाँ से हमने दोनों को मिलाया, ठीक है, और हमने लेट किया ना कि ये एंगल कितना है, थीटा है, ये एंगल कितना है, थीटा है। ये अपने पास क्या है, मेटेलिक स्पेयर है, छोटा सा हमने कट किया है, ठीक है, और इसकी वजह से इसके सेंटर पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ये इसका सेंटर है O, ठीक है, जहां पर मेरे को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसका जो इनर वाला रेडियस है ना, इनर वाला रेडियस, उसको मैं कुछ इस तरीके से शो ऑफ कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसका जो इनर पार्ट का रेडियस है ना, यहाँ से रेडियस, इसका जो इनर पार्ट का रेडियस है ना, वो कुछ इस तरीके से है, स्मॉल R1, ठीक है, और जो आउटर पार्ट का रेडियस है ना, वो इस तरीके से है, ठीक है, कितना है हमने लेट किया, ये क्या है डिस्टेंस, R2 है, ठीक है। तो अब जो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी ना, इस क्या सर्कुलर मेटेलिक या सर्कुलर मेटल की वजह से, इसके इतने से पार्ट की वजह से इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हम लोग निकालते हैं, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाती है B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई थीटा, या आई थीटा को आप अंदर करना चाहो तो अंदर कर सकते हो, नहीं तो बाहर रखना चाहो तो आप बाहर रख सकते हो, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 हो जाएगा, ठीक है। यही आई थीटा आप अंदर रखना चाहोगे तो आई थीटा अपॉन R1 माइनस आई थीटा अपॉन R2 हो जाएगा। खैर उसका कोई रोल नहीं है, मैंने पहले इसको कॉमन ले रखा है, बाद में कॉमन लेने से कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो अपने पास ये 5वां फिगर भी बन चुका है, ठीक है। ये 5 फिगर हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रखते हैं, रोल रखते हैं, है ना, आपके एग्जाम के लिए। तो एक बार हम लोग जल्दी से पूरी वीडियो को रिकॉल करते हैं कि हम लोगों ने पूरा का पूरा पढ़ा क्या है, वो सारी चीजें हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ठीक है। और अगर आप पीडीएफ चाहोगे तो आप बोलना, मैं आपको पीडीएफ पूरा प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो देखिएगा, बेसिकली हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था ना, वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से स्टार्ट किया था, और इसमें हमने लोगों ने पढ़ा क्या क्या है, ये सारी चीजें हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा क्या कि अपने पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट था, और उस इलेक्ट्रिक करंट को लेकर के कौन साइंटिस्ट थे, ऑस्टर्ड थे, जो कब अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, 1820 में, है ना, 1820 में अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और इन्होंने क्या पाया कि करंट कैरिंग वायर है, उस वायर के चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिसका डायरेक्शन कहां से निकाल सकते हो आप, राइट हैंड थंब रूल से। थंब किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, करंट की डायरेक्शन को, बाकी के 4 फिंगर्स आपके किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। और इस तरीके से इन्होंने डायरेक्शन को डिफाइन किया, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको मैंने बताया था, कोई भी मैग्नेट होता है ना, तो मैग्नेट से क्या निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। आउटसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, बट इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल, है ना। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, किसी सरफेस से लिंक हो गई तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ऐसा ही मैग्नेटिक फ्लक्स इनको बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब किसी सरफेस से लिंक हो जाएंगी।
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट है ना वो क्या है, वेबर पर मीटर स्क्वायर हो गया। इसका एसआई यूनिट क्या है, टेस्ला है ना, और सीजीएस यूनिट क्या है, गॉस है। ठीक है, तो ये इसका सीजीएस यूनिट आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसी भी चार्ज की वजह से, अगर कोई चार्ज है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है v वेलोसिटी से, तो उसमें फोर्स कितना लग रहा है, F इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा, है ना। और फिर उसके बाद आते हैं एंट्री किसकी होती है, बायो-सेवर्ट की, है ना। और बायो-सेवर्ट ने क्या किया, एक चार्ज वायर की वजह से क्या डिफाइन किया, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को डिफाइन किया। कंडीशन ये है वो वायर बहुत ही लेंथ का नहीं होना चाहिए, ज्यादा लॉन्ग लेंथ का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बायो-सेवर्ट ने क्या डिफाइन किया, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपन r स्क्वायर। म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट क्या होता था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता था। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू आपके पास क्या गया, म्यू नॉट अपन 4 पाई की वैल्यू जो है वो 10 की पावर -7 है। ठीक है, आप म्यू नॉट की वैल्यू इजिली फाइंड कर सकते हो, 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दो। अब बात करते हैं हम लोग, अगर मेरे पास कोई एक सर्कुलर वायर है ना, कोई वायर है जिसको हमने क्या कर दिया, सर्किल बना दिया, तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपन 2r हो जाएगा। ठीक है, जहां r क्या है आपका रेडियस है और n क्या है नंबर ऑफ टर्न्स है। अगर मैंने इसी सर्कुलर वायर के सेंटर के एक्सिस पर अगर मैंने कोई पॉइंट लिया, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आती है वो कितनी हो जाती है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई 2 पाई n आई ए स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे ए क्या है, इसका रेडियस है, और x क्या है, x ये डिस्टेंस है। यहाँ पे मैं डिस्टेंस लिखना आपको भूल गया, x क्या है, ये डिस्टेंस है। ठीक है, x क्या है, ये डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ सेंटर से और ये पॉइंट P का डिस्टेंस है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर कोई सर्कुलर वायर है, उसके सेंटर पर उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी ये हो गया म्यू नॉट अपन 4 पाई 2 पाई n आई ए स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, इसके डायरेक्शन को हम कैसे निकालते हैं, राइट हैंड पाम रूल, जिसमें 4 फिंगर्स अपने क्या रिप्रेजेंट करते हैं, करंट की डायरेक्शन को, और ये थंब जो होता था ना, ये किसको रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड को। लेकिन अगर मेरे पास अपने पास स्ट्रेट वायर है, तो थंब करंट को, बाकी 4 फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, और इस तरीके से हमने देखा। और अगर इसी वायर को जो हमने रैप किया था ना, वायर बनाया था, उसको अगर हमने स्ट्रेट कर दिया, तो उस वायर की वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई आई अपन ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें दोनों कंडीशन पे हमने निकाला कि जब फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू क्या हो जाए 90 डिग्री, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया कि अगर मैं एक कोई लूप लूं जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दूं, तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा, NIAB साइन थीटा की वैल्यू लगेगी। डन है, टॉर्क लगेगा। और अपने पास दो अगर करंट कैरिंग वायर है जिसमें I1 I2 करंट फ्लो हो रहा है, दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस d है, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है वो आती है v इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 2 पाई I1 I2 बाई d हो जाता है। ठीक है, और जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स को एक्सप्लेन किसने किया, एम्पियर ने एक्सप्लेन किया। और एम्पियर्स के अकॉर्डिंग क्या हो गया, किसी भी क्लोज जो आपके पास सरफेस है, उस सरफेस से जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू होगी वो टोटल करंट का क्या होगा, म्यू नॉट टाइम होगा। डन है, बी डॉट डीएल क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई हो जाएगा। फिर हम लोगों ने साइक्लोट्रॉन को पढ़ा। साइक्लोट्रॉन में अच्छा, मैंने यहाँ पे टाइम पीरियड आपको नहीं लिखा है, चलो मैं आपको टाइम पीरियड भी समझा देता हूँ। देखिए, साइक्लोट्रॉन में हम लोगों ने देखा कि साइक्लोट्रॉन पे क्या लगेगा, इसके सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा ना, साइक्लोट्रॉन के सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा, और उसको क्या बोलेंगे हम, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। डन है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, mb स्क्वायर बाई r होता है, और ये फोर्स क्या होता है, qvb। ठीक है, तो यहाँ से आप उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो, है ना। लेकिन अगर आप उसका टाइम पीरियड भी निकालना चाहते हो ना, तो टाइम पीरियड के लिए मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। टाइम पीरियड क्या होता है, t इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ना, तो टोटल डिस्टेंस ये कितना चलेगा, सर्किल का टोटल डिस्टेंस क्या होता है 2 पाई r ना, उसका सर्कमफेरेंस 2 पाई r हो गया, है ना, 2 पाई r अपॉन वेलोसिटी, है ना। तो यहाँ से आप वेलोसिटी रख करके टाइम पीरियड इजीली फाइंड कर सकते हो। 2 पाई r अपॉन वेलोसिटी की वैल्यू क्या आई है ध्यान से सुनिएगा, r इंटू क्यू बी, अपान यम था ना, तो यम ऊपर चला जाएगा और r से r यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और अपने पास जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 पाई m अपॉन क्यू इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, तो अब टाइम पीरियड आपके पास निकल ही आया। अब अगर आप फ्रीक्वेंसी भी निकालना चाहते हो, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो आप फ्रीक्वेंसी जानते हो, फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी क्यू बी अपॉन
2 पाई m हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप साइक्लोट्रॉन का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों चीजें आप फाइंड कर सकते हो इजिली। ठीक है, तो ये अपने पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हो गया और ये टाइम पीरियड का फार्मूला हो गया। ठीक है, साइक्लोट्रॉन हो गया अपने पास। फिर हम लोगों ने सोलेनोइड को पढ़ा। सोलेनोइड क्या था? सोलेनोइड एक डिवाइस था जिसका यूज हम क्या करते थे, परमानेंट टेम्परेरी मैग्नेट बनाने में और एमआरआई वगैरह में किया जाता था। इसके अंदर हम इंसान को क्या कर देते थे, लिटा देते थे और इंसान की पूरी बॉडी का चेकअप एक साथ हो जाता था। इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी हाई बट आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड इज 0। ठीक है, और फिर हम सर्कुलर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होती तो हम क्या यूज करते थे, टोराइड का यूज करते थे। और टोराइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो कितना है, B = म्यू नॉट Ni अपॉन 2 पाई r आ गया। और फिर हमने डिफरेंट शेप की वजह से उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को पढ़ा। ठीक है, यहाँ पे तो हम हेडिंग डाल सकते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। ठीक है, कहाँ पे, सेंटर पे। ठीक है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट शेप की वजह से, वो हम लोगों ने स्टडी किया। अगर आपका शेप कुछ इस तरीके से तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर हो जाएगा। और शेप कुछ इस तरीके से है तो उसका क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर प्लस आई बाई आर हो जाएगा। अगर इसी शेप को थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दिया गया ना, यहाँ पे गैपिंग कर दिया गया, इस वजह से अगर शेप रहेगा तो हो जाएगा 2 पाई आई अपॉन आर माइनस आई बाई आर इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो जाएगा। बट इसी शेप को थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया गया, कुछ इस तरीके से इसको बनाया गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसको बनाया गया है और यहाँ पे 2 रेडियस आपको दिखेंगे, छोटे वाले सर्किट का, एक बड़े वाले सर्किल का। तो इनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इनके सेंटर पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन R1 प्लस पाई आई अपॉन R2। ठीक है, और अगर अपने पास एक कोई मेटालिक स्फेयर अपने पास, उसका छोटा सा पीस मैंने कट किया और दोनों जो एंडिंग पॉइंट है ना, एंडिंग पॉइंट के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, B = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई थीटा अपॉन 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 हो जाएगा। R1 क्या है, अंदर वाले का रेडियस, और R2 क्या है, आउटर का रेडियस है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी चीजें थी जिसमें हम लोगों ने स्टडी किया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेटा इससे रिलेटेड जितने मैक्सिमम पॉसिबल MCQ बन सकते हैं वो सारी चीजें हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को बहुत अच्छे से समझोगे क्योंकि ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिगर तो बेसिकली आपको देखना ही देखना है क्योंकि फिगर में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है और डायरेक्ट आप इसकी वैल्यू लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि इतना टफ भी नहीं पूछा जाएगा कि आप बहुत ज्यादा टाइम टेकन हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को बहुत ज्यादा अच्छे से देखोगे और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करोगे आप, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का हमें बेनिफिट करना है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।